5 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज। सेशन से पहले कांग्रेस और भाजपा रणनीति बनाने में जुटी। विधानसभा अध्यक्ष ने ली कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय दलों की बैठक। बीजेपी ने की सेंट्रल ऑब्जर्वर की शिकायत। कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। सील की गई बागेश्वर जिले की सीमाएं। प्रदेश में डेंगू ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य सचिव ने किया देहरादून के सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण। कोरोनेशन हॉस्पिटल की लैब में ताला लगा देख स्टाफ पर भड़के सचिव। मौसम खुलने पर गति पकड़ने लगी चारधाम यात्रा। 3 में दिन में 23,000 से अधिक यात्री कर चुके दर्शन। बारिश के कारण चारधाम यात्रियों की संख्या में आई थी भारी कमी। नमस्कार, स्वागत है आपका INE 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कल होना है बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान। बागेश्वर में करीब 1,18,000 वोटर हैं। पुरुष मतदाता 60,000, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 58,000 है। सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 2,207 है। कुल 5 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। बीजेपी से पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद हैं उम्मीदवार। यूकेडी से अर्जुन कुमार देव और यूपीपी से भगवत कोहली मैदान में हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और चुनाव संबंधित सभी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल होना है बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान। बागेश्वर में करीब 1,18,000 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 60,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 58,000 है। सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 2,207 है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जैसा कि हम जानते हैं, बागेश्वर उपचुनाव के लिए काफी वक्त तक जनता ने इंतजार किया और बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल मतदान होने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बागेश्वर उपचुनाव है, एक बड़ा चुनाव जो है इस दौरान यहाँ पर होना है और इसी के चलते जो यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता यहाँ पर जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की है, तो इसमें बागेश्वर में अगर जो बात की जाए तो करीब 1,18,000 जो वोटर हैं वो यहाँ पर जो है वोट करेंगे। और इसमें देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पुरुष मतदाता है उनकी संख्या 60,000 और महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 58,000 है। साथ ही साथ जो सर्विस मतदाताओं की जो कुल संख्या है यहाँ पर 2,207 है और कुल 5 प्रत्याशी जो है इस दौरान यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनमें से बीजेपी से पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार जो है इस दौरान मैदान में है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार है। यूकेडी से अर्जुन कुमार देव और उत्तराखंड परिवर्तन जो पार्टी है उससे भगवत कोहली जो है यहाँ पर मैदान में है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो चुनाव होने हैं इसकी रणनीति को लेकर के जो है यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रेस वार्ता जो है आज यहाँ पर की है। जी धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा बागेश्वर में 5 सितंबर को मतदान होना है। बागेश्वर विधानसभा के 188 पोलिंग बूथों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने निर्वाचन हेतु पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि सभी 188 पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री के पूरे मानकों के साथ भेजा गया। बागेश्वर की जनता से अपील करते हुए अनुराधा पाल का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बिना किसी भय लालच के स्वतंत्र रूप से 5 सितंबर को मतदान जरूर करें।
188 बूथ है, जैसा कि आपको विदित है कि 188 पार्टीज हमें रवाना करनी थी आज। तो हमने सुबह 6 बजे से सभी लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पर बुलाया था। 6 बजे से हमारी प्रिपरेशन जो थी पूरी हो गई थी और तब से हमने पार्टी को ईवीएम्स देना स्टार्ट कर दिया था। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरनपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगा ली। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना शर्मा ने बताया कि नादेही चौकी क्षेत्र के गांव पूरनपुर निवासी एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाई है, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुई थी नादेही पुलिस चौकी थाना जसपुर को, जिसमें एक पूरनपुर गांव के रहने वाले 20 वर्षीय युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतार कर उसके बाद उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अभी घटना का क्या कारण रहा, आत्महत्या क्यों की है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके आसपास हमने सुसाइड नोट के लिए भी तलाश की और इसके जो भी मोबाइल वगैरह है उसके लिए भी तलाशी की, लेकिन इसके पास सामान्य कीपैड वाला मोबाइल है। तो अभी वर्तमान में घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल का जायजा लिया। डेंगू वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और अधिकारियों को मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। लेकिन स्वास्थ्य सचिव का उस वक्त पारा चढ़ गया जब वे पैथोलॉजी लैब पहुंचे और पैथोलॉजी लैब बंद थी। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए कि जिस तरह से डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में पैथोलॉजी लैब को रात 8 बजे खोला जाए। प्लस केसेस हैं पूरे स्टेट में और यहाँ पर जनपद देहरादून में स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन हम लोग रेगुलरली सिचुएशन जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे समस्त अधिकारी फील्ड में हैं और जहाँ कहीं भी जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी निरीक्षण किया जा रहा है और ये इंश्योर हम लोग कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भी ओवर चार्जिंग ना हो। कुछ जगहों पे कंप्लेंट्स आए थे, जैसे हरिद्वार में कंप्लेंट आया था कि डेंगू पेशेंट्स को इन पेशेंट में भर्ती जो आयुष्मान के तहत नहीं किया जा रहा है, तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और ऐसे जहाँ जितने भी कंप्लेंट्स आए हैं हमने इंश्योर किया है कि उनका ट्रीटमेंट आयुष्मान में टेकअप। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बिंदु खत्ता पहुंचे, जहां मरणोपरांत अशोक चक्र विजेता लांस नायक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मरणोपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित लांस नायक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के पराक्रम को हमेशा याद किया जाएगा। लांस नायक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी अदम्य साहस दिखाते हुए कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए समाधि स्थल पर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की। खबर जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर चौकी के गांव रामनगर वन से है, जहां एक मजदूर के ऊपर पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि रामनगर वन गांव निवासी आदेश कुमार मजदूरी का काम करता है। सुबह लकड़ी ठेकेदार के साथ पेड़ काटने के लिए काम पर गया था, जहां लकड़ी काटते समय उस पर पेड़ गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि युवक ठेकेदार के साथ लिप्टिस के पेड़ काटने गया था, जहां युवक के ऊपर लिप्टिस का पेड़ गिर गया, जिससे युवक की मौत हो गई। मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी ये पतरामपुर चौकी इंचार्ज थाना जसपुर को कि आज प्रातः एक युवक के द्वारा एक खेत में यूकलिप्टस के पेड़ काटने के लिए गए थे, तो वहां पर एक दुर्घटना हो गई और वो पेड़ युवक पर ही गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे पुलिस लिया गया और उसके बाद पंचायतनामा भरा गया। इसके बाद अब शव को ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई।
जसपुर से मामला सामने आया, जहां पर मजदूर पेड़ काटने गया था, लेकिन पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिससे मजदूर की मौत हो गई। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस जनों ने आज महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर जोगी के नेतृत्व में नगर निगम में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी का कहना है कि देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ चुका है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि डेंगू की रोकथाम के लिए यदि नगर निगम सख्त कदम नहीं उठाता है तो कांग्रेस जनों को मजबूरन फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देहरादून में डेंगू का प्रकोप इस हद तक बढ़ चुका है कि नगर निगम द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने इनको अवगत कराया था और बताया था, सचेत किया था कि टाइम पे अगर फॉगिंग होती और साथ साथ जो सड़कों में गड्ढे हुए हैं और रिपेयर हो जाते तो जो स्थिति आज उत्पन्न हो रखी है देहरादून शहर में, ये उत्पन्न ना होती। लेकिन नगर निगम की कान में उस समय जू नहीं रहेगी और आज डेंगू महामारी के लिए पूरा देहरादून परेशान है। अस्पतालों में बेड नहीं है, पूरे देहरादून में IMF ब्लड बैंक है, जो बाकी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ ब्लड नहीं है, प्लेटलेट्स के लिए लोग भाग रहे हैं और बहुत ही स्थिति खराब हो चुकी है। अगर नगर निगम ने सख्त से सख्त कदम नहीं उठाए तो इसके लिए हम लोग आगे और प्रदर्शन करेंगे और हमारा ये चलता रहेगा। हरिद्वार में डेंगू संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बुरा हाल कनखल, रोहालकी और रुड़की का है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से लड़ने की कवायद लेकिन अपील करता नजर आ रहा है, लेकिन केवल अपील तक ही उसकी सारे प्रयास सिमट कर रह गए हैं। अस्पतालों में मरीज भगवान भरोसे हैं। हालात यह हैं कि कई सरकारी अस्पतालों में फिजिशियन तक नहीं है। अभी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोग को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और उसको अगर किसी कॉलोनी में किसी घर के परिसर के आसपास अगर पानी रोका गया है, रोक रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दे दें या स्वयं उसको हटा लें ताकि रुके हुए पानी में लार्वा का डेवलपमेंट। डोईवाला क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन अभियान शुरू किया। इसी को लेकर तड़के सुबह डोईवाला कोतवाली पुलिस ने तमाम पुलिस फोर्स के साथ कुड़कावाला मुस्लिम बस्ती पहुंचकर लोगों का सत्यापन किया। बस्ती में अचानक भारी पुलिस फोर्स पहुंचने से बस्ती में हड़कंप मच गया। डीआईजी देहरादून के दिशा निर्देशों पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में डोईवाला के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान, एसएसआई राकेश शाह के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने बस्ती में दस्तक दी। इसके बाद पुलिस ने सत्यापन चलाकर बस्ती में संदिग्ध रूप से रह रहे 48 लोगों पर पुलिस एक्ट में चालान कर 4,80,000 का जुर्माना वसूला। वहीं बस्ती में 7 टू व्हीलर गाड़ियों के सही कागज न दिखाने पर गाड़ियों को भी सीज कर कोतवाली लाया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी प्रदेश के लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी संदिग्ध लोगों की धरपकड़ जारी रहेगी। तो पुलिस ने अभियान की शुरुआत कर दी है। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी को लेकर तड़के सुबह डोईवाला कोतवाली पुलिस ने तमाम पुलिस फोर्स के साथ कुड़कावाला मुस्लिम बस्ती पहुंचकर सत्यापन किया। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों सरकार द्वारा 3 महीनों की बिजली बिल माफी की घोषणा चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर लक्सर के बिजली विभाग में क्षेत्रवासी बिजली बिलों को जमा करने की जगह बिजली बिल माफी संबंधित पूछताछ के लिए ज्यादा पहुंच रहे हैं। वहीं बिजली विभाग भी हाथ खड़े करते हुए खुद को लाचार बता रहा है। लक्सर क्षेत्र के विद्युत उपखंड अधिकारी अमी चंद ने बताया कि बिजली विभाग कोई आनाकानी नहीं कर रहा, मगर अब तक ऐसा कोई रियायत से जुड़ा अध्यादेश या आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है जिससे बिजली बिल में रियायत दी जा सके।
वहीं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा का कहना है कि बिजली बिलों में रियायत की घोषणा के बावजूद इसमें देरी सरकार का निकम्मापन साबित कर रही है। मुख्यमंत्री सहित चार मंत्रियों और केंद्रीय दल द्वारा लक्सर में दौरे किए जा चुके हैं, मगर नतीजा एक ढाक के 3 पात सिद्ध हो रहा है। वहीं लाखों के नुकसान के मुकाबले में 2500 रुपए के चेक प्रत्येक प्रभावित को आवंटित किया जाता है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित हो रहा है। वहीं उन्होंने सरकार पर क्षेत्रवासियों को अंधेरे में रखने के आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी लंबित परिस्थितियों में जनता आंदोलन पर बाध्य होगी। आप समझो कि 4 मंत्री यहाँ पे आके दौरा करके जाते हैं, कोई केंद्र की टीम आती है, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। आप खुद समझिए कि जो इन्होंने 2-2 ढाई हज़ार रुपये भी देने की कोशिश की है लोगों को, उनका नुकसान, जिनका नुकसान लाखों में था, उन्हें 2500 रुपये के लक्सर में चेक दिए। फिर जो बिजली का बिल इन्होंने माफ़ करने के लिए 3 महीने के लिए कहा था, उसके लिए कोई जियो जारी नहीं किया। अगर जियो आता तो अखबार में भी आता और सरकारी अधिकारियों पे भी पहुंचता। अब अधिकारी इसलिए मजबूर हैं क्योंकि पिछले से कोई रिकवरी की उन पर प्रेशर रहता है और जियो उन पर आया नहीं है। जनता ये सोच के बैठी है कि भाई सरकार बिजली का बिल माफ़ करने वाली है। बिजली विभाग कोई आनाकानी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक अध्यादेश जारी नहीं होता है हम किस बेस पे करें। हमारे पास में कोई बेस तो हो बिल माफ़ करने का। अभी तक जो है विभाग के द्वारा कोई आदेश ही इस प्रकार के नहीं है कि जो है कोई माफ़ी होगी बिजली। नहीं, कहा गया था कि 3 महीने का करा जाएगा, पर वो जब अध्यादेश में क्या आएगा, कैसे होगा, बिना अध्यादेश के तो कुछ भी नहीं कह सकते कि जो है क्या हो। हाँ, लगातार आ रहे हैं, रोज़ पूछ के चले जाते हैं। नहीं, हम भी तभी कर पाएंगे जब जो है शासन आदेश होगा। जब तक शासन आदेश नहीं होगा तब तक कोई छूट नहीं दी जा सकती है। लक्सर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्रवासी बिजली बिल माफ़ी की घोषणा के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका बिजली बिल माफ़ किया जाए, लेकिन विद्युत विभाग की तरफ से उन्हें नाकामी साबित हो रही है। आपको बता दें, लगातार विद्युत विभाग उनको आश्वस्त कर रहा है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी आदेश उन तक प्राप्त नहीं हुआ है। लक्सर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रतन सिंह के पुत्र रामपाल चौधरी लक्सरी में कुछ दिनों पूर्व हुई मारपीट में घायल पीड़ित पक्ष का हालचाल जानने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा पीड़ित पक्ष पर हमला करने वाले अपने ही सगे भतीजे की कड़ी निंदा की गई। उन्होंने कहा कि जितेंद्र उर्फ पप्पी और यशपाल उर्फ ऋषि उनके सगे भतीजे होने के संबंध को वो नकार नहीं सकते, मगर दोनों का आपराधिक इतिहास इतना है कि उसकी गणना की जा नहीं सकती। उन्होंने अपने दोनों भतीजे पर उल्टी सीधी हरकतों का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों द्वारा उत्पीड़न कर लोगों से अनर्गल लेन देन और अन्यथा झगड़ा किया जाता है। वहीं उनके दोनों भतीजों ने पीड़ितों पर पत्थर बरसाकर अपराध को अंजाम दिया है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। इस दौरान पूर्व सभासद शमशाद अली ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी की आड़ में उत्पीड़न किया जाना बिल्कुल गलत है। तो वो मेरा भतीजा है, जगपाल सिंह का लड़का है, यशपाल और जितेंद्र, दोनों मेरे सगे भतीजे हैं। उससे तो मैं नकार नहीं सकता। दोनों भाई उल्टे सीधे काम करें, उल्टे झगड़े करें। मेरे पास तामपत्र था, तामपत्र लिए उठाओ फिर जहाँ देखा वहां धर दे। नुका जी मैं बाबूजी का आश्रित हो रहा, बाबूजी का, मैं बाबूजी का पुत्र हूँ, वो बाबूजी का आश्रित कहें का भैया भाई पहले तो मैं हूँ, पहली पीढ़ी में मैं हूँ, एक मैं अकेला रह रहा हूँ, बाबूजी का पुत्र तो मैं हूँ। मैं ये संदेश दूंगा जिस तरह से उसने अभी एक झगड़ा करा ऑन रोड, ईंट पत्थर बजाए। मान लो एक आदमी अगर मान लो झगड़ा करने के लिए जाता है तो उसके पास कोई डंडी तो होगी। किसी भी कैमरे में, किसी भी वीडियो में ये तो देख लो कि उनके पास एक डंडी भी नहीं, जो नियत थे उन्हें जा रहे किसी विषय पर जाकर समझाने के लिए। ऐसा तो गांव बस्ती में चले जा, उन्होंने उनको पत्थर ही बरसाना शुरू कर दिया। उनके आइडिया मांग रहे भाई, अच्छी बात है, कोई हो अच्छी बात नहीं है ये। अरे बेचारे बात करने के लिए मांगे, ईंट पत्थर बजा दिन पे, अच्छी बात है, यो ठीक नहीं है। हम लगे आइडिया मांग रहे, पैसे मांग रहे लोगों से, बोला 5,000 लाओ 10,000 बस। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गतिमान है। अतिक्रमण को रेड मार्क कर उत्तरकाशी जनपद के अलग अलग बाजारों से तोड़ा जा रहा है। वहीं बिना मानक के अतिक्रमण हटाने के विरोध में अब व्यापारी भी लामबंद होने लगे हैं। चौरंगी खाल एवं धौंतरी बाजार के सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार की उनके साथ सौतेला व्यवहार की नीति है।
जब सरकार झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश ला सकती है तो क्या उनके पक्ष को सुनने के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता? व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण की आड़ में प्रशासन और संबंधित विभाग उनका उत्पीड़न कर रहा है। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर बिना मानक के चिन्हीकरण किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने कहा कि अभी सिर्फ सांकेतिक तौर पर बाजार बंद किया गया है, अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन बाजार बंद किया जाएगा। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण को रेड मार्क कर उत्तरकाशी जनपद के अलग अलग बाजारों से तोड़ा जा रहा है। बिना मानक के अतिक्रमण हटाने के विरोध में अब व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चौरंगी खाल एवं धौंतरी बाजार के सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।